हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं 8 लेसन रेशिबंध। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैंने पिछली वीडियो में किया था बच्चों, लेकिन वहाँ पे हम लोग का वीडियो जो था वो आधा ही बना था। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लेकिन पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रेशिमबंध का मीनिंग क्या है। तो रेशिमबंध का मीनिंग है कि एक नाजुक सा जो नाता होता है, जो रिलेशन होता है, वो है रेशिमबंध। जो फीलिंग का, किसी के साथ फीलिंग का जो हम लोग का रिलेशन होता है, तो उसका मीनिंग है मराठी में रेशिमबंध। तो इस रेशिमबंध लेसन में जो हमारे लेखक है पठान साहब, तो उन्होंने हमें बताया है कि जब अर्ली मिडनाइट जब गुज़रती है और धीरे धीरे पैरों से जब अर्ली मॉर्निंग आ रही होती है, तो उस टाइम पे जो आसमान में जो चेंजेस होते हैं वो बताए हैं। फिर अर्ली मॉर्निंग में पेड़ पौधे कितने आराम से सोए हुए होते हैं, पशु पक्षी जो होते हैं गार्डन में, वो भी आराम से गहरी नींद में होते हैं, वहाँ पर सोए हुए होते हैं। और वो जैसे पेड़ पौधे आराम से सोए हुए होते हैं अर्ली मॉर्निंग में, वैसे ही उनकी जो नातिन है अलविशा, वो भी उन्हें वैसी लगती है कि वो भी अर्ली मॉर्निंग में इतनी आराम से, इतनी शांति से सोई है। और लेखक को लग रहा है कि अब वो अलविशा कब उठेगी और कब दौड़ेगी और कब आएगी मेरे साथ खेलने के लिए, ऐसे उनको लग रहा था। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में बच्चों। तो आगे से अब हम कंटिन्यू करेंगे। चलो, तो अब हम स्टार्ट करेंगे। सर्वात आधी जाग येते ती आमच्या बागेतल्या पाखरांना। तो यहाँ पे लेखक हमें बता रहे हैं कि जब अर्ली मॉर्निंग आ रही है, तो उस टाइम पे सबसे पहले जो जग जाते हैं तो वो है उनके गार्डन के जो फूल पौधे हैं, उन पे जो बैठे हुए जो पक्षी है, पशु पक्षी, तो सबसे पहले नींद उनकी खुलती है। मी पहिला चहा करून घेऊन त्यांचे घोट घेत घेत काय लिहावं याचा विचार करत काहीसा संभ्रमात असतो। त्यावेळीही इवली इवली पाखरं गुलमोहराच्या घरट्यातून जॅगरॉडच्या फांद्यावरून हळूहळू डोळे किलकिले करून पाहतात। तो लेखक कह रहे हैं कि जब मैं उठता हूँ अर्ली मॉर्निंग में, भोर में, तब चाय बना के जब मैं वो पीने लगता हूँ तो सोचता हूँ, मुझे प्रश्न पड़ता है कि मैं आज क्या लिखूँ। तभी मुझे उन जो पक्षी होते हैं तो उनकी आवाज़ सुनाई देती है कि वो धीरे धीरे से अपने नाजुक नाजुक सी आँखें, जो अपनी पलकें झपका कर जो गुलमोहर के जो पेड़ होते हैं, उन पेड़ों पे जो घरटे मतलब घरटे जो बनाए होते हैं, तो उनके ऊपर से वो धीरे धीरे अपने बारीक बारीक आँखें कर कर किलकिले मतलब छोटी छोटी आँखों से वो नेचर की तरफ देख रहे होते हैं। पहाटेच्या प्रकाश किरणांना खुणवतात, आपापसात हलकेच कुजबजू लागतात। वो जो पक्षी हैं वो नेचर से कुछ धीरे धीरे कुजबुजने मतलब छोटी छोटी आवाज़ में, बारीक बारीक आवाज़ में कुछ तो उस नेचर के साथ कन्वर्सेशन करने की कोशिश में होते हैं। पहाट झाली काय असं विचारू लागतात। मतलब वो पक्षी जो है वो नेचर से पूछ रहे हैं कि अब अर्ली मॉर्निंग हो गई है क्या, अब भोर हुई है क्या, रात बीत गई है और अब भोर हुई है, ऐसा प्रश्न वो पक्षी नेचर से पूछते हैं। मतलब ये सब इमेजिनेशन कर रहे हैं, मतलब उनको लग रहा है कि ये सब चीज़ें होती है, ऐसे लेखक को लग रहा है। और वही बात वो हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। खरं तर पहाटच त्यांना विचारत असते की मी येऊ का तुम्हाला भेटायला। तो यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं कि जो पक्षी है वो नेचर से पूछ रहे हैं कि अब मॉर्निंग हुई है क्या, मतलब अर्ली मॉर्निंग हुई है क्या। तो लेखक बोल रहे हैं कि नेचर से तो पक्षी पूछ रहे हैं, लेकिन अर्ली मॉर्निंग ही उन पक्षियों से पूछ रही है कि अब मैं आऊँ क्या तुमसे मिलने के लिए। इवल्या इवल्या पाखरांना देखील असंच काही मी येऊ का तुम्हाला भेटायला। पहाटेच नि या इवल्या इवल्या पाखरांचं देखील असंच काहीसं जवळीकचं नातं आहे। त्यांनी पंख फडफडल्याशिवाय पहाट देखील आकाशात येत नाही। त्यांच्या पंखाची फडफड ऐकली की पहाटेला देखील राहवत नाही, मग ती आकाशात हलकेच पाऊल टाकते। तो लेखक कह रहे हैं कि जैसा मेरा और नेचर का जो रिलेशन है, वैसा ही रिलेशन उन पक्षियों का और नेचर का भी है। जब तक पक्षी नींद से नहीं उठते हैं और उठ के जब तक अपने पंख नहीं हिलाते हैं, पंख अपने जब तक नहीं फड़फड़ाते हैं, तब तक अर्ली मॉर्निंग को भी अच्छा नहीं लगता है। और अर्ली मॉर्निंग
जब वो पक्षी उठ जाते हैं तो अर्ली मॉर्निंग से भी रहा नहीं जाता है, और अर्ली मॉर्निंग भी जो भोर है वो भोर यहाँ इन पक्षियों से मिलने के लिए आ जाती है. हळूवार की तुम्हाला त्याची गंध वार्ता देखील लागू नये. पहाट कशी होते हे देखील पाहण्याजोगा आहे. तो लेखक कह रहे हैं कि जो भोर होती है वो इतनी धीरे से आती है आकाश में कि हम लोग को अंदाज भी हम लोग नहीं लगा सकते हैं कि अब भोर हो रही है. मतलब वो जो सोए हुए जो लोग होते हैं उनको बिना डिस्टर्ब किए भोर जो है वो आकाश में आने की कोशिश करती है. और लेखक कह रहे हैं कि जो भोर का जो समय होता है, जो अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो तो देखने जैसा होता है, क्योंकि उस टाइम में नेचर में बहुत बदलाव हो जाते हैं. नेचर इतना सुंदर लगता है उस टाइम पे, जैसे कि पक्षी जो होते हैं वो पश्चिम की दिशा से पूरब की ओर उड़ते हैं, और उसकी बूंदें जो होती है वो पेड़ों पे, पौधों पे, पत्तियों पे और फूलों पे जब वो उसकी बूंदें गिरती है तो ऐसे लगता है कि कोई मोती जो है वो धरती पे बिखरे है. मतलब इतना आनंद सा जो वातावरण होता है वो भोर के टाइम, अर्ली मॉर्निंग के टाइम होता है. इसीलिए हमें लेखक कह रहे हैं कि जो अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम है वो जो समय है वो तो देखने ही लायक है. तुम्ही केव्हा तरी असेच उठून बघा, म्हणजे तुम्हालाही त्यातला आल्हाद जाणवेल, त्यातील तरलता जाणवेल, त्यातील नज़ाकत जाणवेल. लेखक हमें कह रहे हैं कि जैसे मैं उठ के अर्ली मॉर्निंग को देखता हूँ, अर्ली मॉर्निंग को देख के, भोर को देख के जो मैं आनंद लेता हूँ, वही आनंद यहाँ से लेखक ने कहा है कि तुम्ही केव्हा तरी असेच उठून बघा, म्हणजे तुम्हालाही त्यातला आल्हाद जाणवेल. तो लेखक हमें इस लाइन में कह रहे हैं कि तुम भी कभी उठकर जो भोर होती है उस भोर को देखिए, और उसमें से जो आह्लाद मतलब आनंद, जो आनंद होता है अर्ली मॉर्निंग देखने का, वो भी कभी आप देखकर उसका भी अनुभव लीजिए. त्यातील तरलता जाणवेल, त्यातील नज़ाकत जाणवेल. तो आपको भी उस अर्ली मॉर्निंग का, उस भोर में जो नज़ाकत है, जो सुंदरता है, जो एक अलग सा एहसास है, वो एहसास, वो आनंद, वो नज़ाकत आपको भी अच्छी लगेगी, या आपको भी उसमें से आनंद आएगा. आप भी कभी भोर के समय उठकर नेचर को देखिए. हा आल्हाद व्यक्त करण्यासाठीच जणू आमच्या बागेतील, अब लेखक हमें बता रहे हैं कि ये जो नेचर का जो आनंद है वो आनंद लेने के लिए उनके बगीचे में जो पेड़ पौधे, जो फूल पत्ते हैं, उनको क्या लगता है या फिर वो कैसे अनुभव लेते हैं, वो हमें लेखक ने यहाँ से लेके यहाँ तक वही हमें बताने की कोशिश की है. मैं पढ़ती हूँ बच्चों, सुनो आप. हा आल्हाद व्यक्त करण्यासाठी जणू आमच्या बागेतील जेगरोडवरची नि गुलमोहरावरची पाखरं आपापसात कुजबुजू लागतात. तो लेखक कह रहे हैं कि नेचर का ये जो आनंद है वो आनंद ही लेने के लिए उनके जो बगीचे में, गार्डन में जो फूल पौधे जो लगे होते हैं, उन पे जो पशु पक्षी जो बैठे हुए होते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ कुजबुज मतलब एक दूसरे के साथ चर्चा करते, डिस्कशन करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं कि नेचर में कौन सी सुंदरता है, नेचर कितना अच्छा है, या फिर अर्ली मॉर्निंग कितनी आनंद दे रही है. वैसे वो पशु पक्षी बोल रहे हैं, ऐसे लेखक को लगता है, और वो उन्हें जो लगता है वो हमें बता रहे हैं यहाँ पर. त्यांचा चिवचिवाट पहिल्यांदा किती मंद मंद असतो, पण जराशी पहाट उजाडते तसा तो वाढत जातो. तो यहाँ से लेखक हमें बता रहे हैं कि इस लाइन तक लेखक हमें बता रहे हैं कि जब भी पंछी जब उठते हैं तो उस टाइम पे उनका जो चूचुवाट मतलब जो चूचू करते हैं, जो आवाज़ करते हैं पक्षी, तो वो मंद मंद मतलब धीरे धीरे, उनकी आवाज़ धीरे धीरे सुनाई होती है. लेकिन जैसे ही पहाट, सुबह, अर्ली मॉर्निंग धीरे धीरे जब निकलती है, अंधेरा जब ख़त्म हो रहा है और सूर्य प्रकाश जैसे जैसे आ रहा है, वैसे तसा मतलब वैसे तो वाढत जातो. मतलब उस जैसे भोर होती है, अर्ली मॉर्निंग होती है, और जैसे सूर्य प्रकाश अब आ रहा है, उस टाइम वो जो पंछी जो धीरे धीरे बात कर रहे थे, अब उनका आवाज़ बढ़ रहा है, अब वो जोर से बातें करना स्टार्ट किए हैं. एखाद्या उत्सवासारखा जणू त्या आल्हादाला, हर्षहाला एक अनावर भरती येते आणि हा चिवचिवाट एकूणच सायली जागी होते. तो लेखक कह रहे हैं कि जब त्यौहार का जब सीज़न होता है या त्यौहार के दिन
जैसे वातावरण में खुशी होती है, एक आनंद होता है, वैसा ही आनंद जब वो पक्षी एक दूसरे के साथ बात करते हैं उस टाइम मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई उत्सव चल रहा है और इतना आनंद आता है, इतना मैं हर्षाता हूँ, इतना आनंदित होता हूँ। और ये जो आनंद है ऐसे लग रहा है कि सागर में कोई मतलब ज़ोर ज़ोर से जो लहरें उठ रही है उस लहरों की तरह ये आनंद मुझे लगता है। और पंछियों की इसी चूचुवाट की आवाज़ से जो साइली है वो साइली उठ जाती है। साइली मतलब उनके गार्डन में जो फूलों का जो पौधा है तो वो उठ जाता है। बोगनवेल सळसळू लागते, दोन्ही चाफे एकमेकाशी हितगुज करतात। तो कह रहे कि बोगनवेल भी मतलब बोगनवेल जो है उनके पत्तों की भी हलचल शुरू हो जाती है और दोन्ही चाफे एकमेकाशी हितगुज करू लागतात। जो चाफा की जो फूल है वो भी एक दूसरे के साथ हितगुज मतलब कुछ बातें कर रहे हैं। रंगीबेरंगी कॉटन्सचा फूल कुठे येतात पण त्यांच्या पानाची पण मग फुलं होतात आणि ती हलू डुलू लागतात। गुलमोहराची सळसळ ऐकल्यावर जयग्राड ही पहाटवल्यासारखे हसू बोलू लागतो। पहाट झाल्याचा आनंद जणू या साऱ्यांच्याच मनातून भरभरून ओसंडू लागतो। तो लेखक कह रहे हैं कि जैसे भोर होती है उस भोर होने से मुझे जितना आनंद होता है, जितनी खुशी होती है उतनी ही खुशी जो मेरे गार्डन में जो फूल पौधे हैं उन पे जो पंछी है तो उन्हें भी मेरे ही जैसे अर्ली मॉर्निंग होने पर बहुत आनंद मिलता है। जो नेचर है उस नेचर को देख के वो भी बहुत हर्षित हो जाते हैं। दार उघडून मी हलकेच बागेत येतो। अब यहाँ पे लेखक हमें क्या कह रहे हैं, दार उघडून मी हलकेच बागेत येतो। अब मैंने जब अर्ली मॉर्निंग होती है, भोर होती है, तो मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ धीरे से और कहाँ आता हूँ, बागेत, गार्डन में, बागीचे में आता हूँ। पहाटेच्या किरणांनी मोगरा न्हाऊन निघलेला असतो। सायलीच्या इवल्या इवल्या पानातून एक वेगळीच हिरवाई वाहू लागते। गुलमोहराजवळ जावं तर त्यानं स्वागतासाठी केशरी सडा शिंपून ठेवलेला असतो। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि जब मैं बागीचे में आता हूँ, जब भोर हो जाती है, जब सुबह हो जाती है उस टाइम पे, तो तब जो मोगरा है तो वो मतलब इतना सफ़ेद, इतना खूबसूरत उस टाइम लगता है जब उस पर ओस की बूंदें गिरी हुई होती है। उस टाइम वो इतना खूबसूरत लगता है। सायलीच्या इवल्या इवल्या पानातून एक वेगळीच हिरवाई वाहू लागते। तो यहाँ पे लेखक करे सायली का जो पौधा है तो उस पौधे के जो पत्ते हैं तो उन पत्तों में से एक अलग ही हरा रंग बहने लगता है। गुलमोहराजवळ जावं तर त्यानं स्वागतासाठी केशरी सडा शिंपून ठेवलेला असतो। जो गुलमोहर का जो पेड़ होता है उस गुलमोहर के पेड़ के नीचे जब मैं जाता हूँ तो उस पेड़ ने केशरी सडा शिंपून ठेवलेला असतो। मतलब केशरी रंग के जो फूल है उन फूलों का उन्होंने क्या किया है तो सड़ा शिंपून ठेवलेला असतो। जब हम लोग के यहाँ पे त्यौहार होता है या फिर कोई मेहमान आने वाले होते हैं तो हम लोग कैसे आंगन में पानी छिड़कते हैं और उस पर कैसे रंगोली बनाते हैं ना, वैसा लेखक ने कहा है कि उस गुलमोहर के पेड़ ने भी मेरे लिए क्या किया है तो फूलों से पानी जैसे हम लोग छिड़कते हैं ना वैसे फूल उन्होंने मेरे सामने छिड़के हैं और मेरा स्वागत कर रहे हैं। जयग्रोडची निळी जांभळी फुलं रक्तचंदनी चाप्याशी बिलगून गप्पा गोष्टी करतात। तो बोल रहे जयग्रोड जो है उस जयग्रोड की ब्लू और पर्पल कलर की जो फूल है वो जो चाफा है उनसे कुछ बिलगुन मतलब उसको चिपक के उनके साथ कुछ तो कान में धीरे से बता रहे हैं। लेखक कहते हैं चाफ्याजवळ जावं तर त्याच्या फुलांचा एक वेगळाच मंद मंद गंध येतो। तो यहाँ पे लेखक बता रहे हैं जब मैं चाफा जो फूल है तो उसके सामने जब जाता हूँ तो उस फूलों में से मुझे एक अलग ही धीमी धीमी सी सुगंध आने लगता है, पण तो निशिगंधासारखा मात्र नसतो। निशिगंध म्हणजे निशिगंधच, त्याची सर इतर कोणाला येणार नाही। तो लेखक कह रहे हैं चाफा जो है उसकी बहुत मंद मंद खुशबू मुझे बहुत आराम दे रही है, मुझे बहुत खुशी महसूस करवा रही है, लेकिन
जो निशिगंध का भी एक फूल है, मराठी नेम है निशिगंध, तो उस फूल जैसी इसकी सुगंध नहीं है। उस फूल की तो बात ही कुछ अलग है, त्याची सर इतर कोणाला नाही। पण निशिगंधाच्या पलीकडे मोगऱ्याची बहरलेली फुलं पाहिली की त्याच्या सुगंधाचा मोह देखील आवरत नहीं। तो यहाँ लेखक क्या कह रहे हैं कि चाफा जो है उसकी स्मेल भी बहुत सुंदर है, बहुत मन को सुखाती है। उससे ज़्यादा जो निशिगंध है उन फूलों की भी स्मेल बहुत अच्छी है, लेकिन निशिगंध से ज़्यादा जो मोगरा है, मोगरा और मोगरे की जो वाइट जो फूल है उन्हें देख के जो आनंद आता है वो आनंद तो मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता हूँ, ऐसे लेखक कह रहे हैं। या वेगवेगळ्या सुगंधाचं आणि माझं काही अदीम नातं तर नाही। तो लेखक कह रहे हैं कि ये फूलों की जो स्मेल है, फूलों की जो सुगंध है, जो गंध है, उनका और मेरा नाता अदीम मतलब बहुत पुराना, पिछले जन्म का तो नहीं है, ऐसे पूछ रहे हैं। त्यांची इतकी अनिवार्य ओढ माझ्या मनाला का बर लागून राहते। तो यहाँ पे इस लाइन में लेखक बता रहे हैं कि इन फूलों से मिलने की जो मेरी आस है वो हर समय इतनी तीव्र ज़्यादा क्यों बढ़ जाती है। इनका और मेरा कुछ अलग नाता है कि हर दम मुझे इनकी तरफ जाने की ओढ़ मतलब आस। तो लेखक कह रहे कि हर समय हर टाइम मुझे इन पेड़ों के पास जाने की इतनी ज़्यादा आस क्यों लगी होती है। इन पेड़ों का, इन फूलों का और इस बागीचे का, इस पशु पक्षियों का और मेरा संबंध पिछले जन्म का तो नहीं है, ऐसे पूछ रहे लेखक। प्रकाश पसरू लागतो मतलब अब उजाला जो है वो आ गया है, तशी सकाळ होऊ लागते। जैसे उजाला आ रहा है, जैसे प्रकाश आ रहा है, सूर्य किरण जैसे आ रहे, वैसे ही अब सुबह हो रही है। मतलब 5 साढ़े 5 बजे तक की जो अर्ली मॉर्निंग है अब वो ख़त्म हो रही है और अब जैसे कि सुबह हो रही है, जैसे कि अब दिन चढ़ रहा है, तशी सकाळ होऊ लागते। आणि मग दिसतं की वाफे तर कोरडेच आहेत। वे लेखक बता रहे की तशी सकाळ होऊ लागते आणि मग दिसतं की वाफे तर कोरडेच आहेत। इस लाइन में लेखक बता रहे हैं कि अब अर्ली मॉर्निंग ख़त्म हो रही है और सुबह मतलब अब दिन चढ़ रहा है, सुबह हो रही है, तभी मग दिसते, फिर मुझे अब दिख रहा है, अब समझ में आ रहा है कि वाफे तर कोरडीच आहेत। अब ये वाफे तर कोरडीच आहेत इसका मतलब क्या है, जो गार्डन में जो पौधे लगाए हुए होते हैं उन पौधों के, ये समझ लो ये एक पेड़ है और इसके नीचे यहाँ पे ऐसे जो खड्डा किया होता है पानी के लिए, तो उन्हें कहते हैं वाफे। तो अब लेखक को समझ में आ रहा है कि अब उजाला हुआ है और अब मुझे अब दिख रहा है कि ये जो है ये सूखा पड़ा हुआ है, इसमें पानी नहीं है, ये सूखा हुआ है अभी। बागेतल्या नळाला रबरी पाईप लावून मी वाफ्यामध्ये पाणी घालू लागतो। अब लेखक को लगा है कि वाफे कोरडी है, मतलब पेड़ों के नीचे के जो खड्डे हैं मिट्टी वाले वो अब सूखे हुए हैं। तो मैंने क्या किया, बागेतल्या नळाला, जो गार्डन में जो नल है, रबरी पाइप लाऊन, तो उस गार्डन के नल में मैंने अब पाइप लगा दिया है, मैं वाफ्यामध्ये पानी घालू लागतो। अब मैंने पाइप लगा दिया है और अब मैं क्या कर रहा हूँ कि उस जो पेड़ जो है, पेड़ में जो सूखा पड़ा है, पानी नहीं है, तो अब मैं पाइप लगा के उन पेड़ पौधों को मैं पानी दे रहा हूँ। कुंड्यामध्ये पाइप लावू लागतो मतलब जो फूलों की जो कुंडी होती है तो उसमें मैंने अब पाइप छोड़ दिया है कि पानी बराबर से उन पौधों को मिल जाए। चाफ्याच्या, गुलमोहराच्या, जॅग्रोडच्या, सायलीच्या आणि बोगनवेलच्या गोल गोल आळ्यांना पानी देऊ लागतो। अब लेखक क्या बोल रहे कि यहाँ पे तो मैंने पानी दे दिया है, पाइप छोड़ दिया है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो गुलमोहर का जो पेड़ है उसे, फिर जैगरोड का, सायलीचा, बोगनवेलचा गोल गोल आळ्यांना, वहाँ पे जो गोल गोल जो खड्डे किए होते हैं पानी छोड़ने के लिए, पेड़ों में जो पानी जाए उसके लिए जो खड्डे छोड़े हुए होते, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि उनको सब पानी दे रहा हूँ। पाण्याच्या थेंबांचा स्पर्श झाल्यावर पानं कशी तरळतात। यहाँ पे लेखक बता रहे हैं इस लाइन में कि पाण्याच्या थेंबाचा, जब पानी की जो बूंदें होती है उनका स्पर्श
जब पत्तों को होता है तो वो कैसी हो जाती है, तरतरतात, मतलब वो हरी हरी दिखती है। जब पानी नहीं मिलेगा तो जब सिकुड़ जाती है, और जब पानी का स्पर्श उन पत्तों को जब हो रहा है तो वो अब क्या हो रहे हैं, पत्ते के खिल रहे हैं, मतलब तरलता, खिल रहे हैं अभी वो पत्ते। हे अनोखं दृश्य खरोखरच अनुभवण्याजोगं असतं। तो यहाँ पे लेखक हमें बता रहे हैं, इस लाइन में लेखक हमें बता रहे हैं कि ये जो दृश्य है, मतलब ये जो सीन है, ये जो दृश्य है, तो वो क्या है, खरोखर सच्ची में ये अनुभवण्याजोग्य है। मतलब इसका अनुभव हमें लेना चाहिए, ये सब चीज़ों का अनुभव हमें लेना चाहिए। आदल्या दिवशी मोगऱ्याला पाणी घालायचं चुकून राहून गेलं। अब लेखक क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे लेखक हमें बता रहे हैं, इस लाइन में लेखक हमें बता रहे हैं कि अगले दिन जो मोगरा जो है, मोगरा फूल, तो उसे पानी देना चूक गया मुझसे, पानी ही मैंने उसको दिया नहीं, तर तो कसा रुसून बसतो, तर तो कसा रुसून बसतो। इस लाइन का मीनिंग है, तो अब वो मोगरा जो है वो लेखक से रूठ गया है। रुसून बसतो मतलब रूठ जाना, ये मराठी शब्द है ना, रुसून बसतो, उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं रूठ के बैठ जाना। तर तो मोगरा, वो जो मोगरा है अब वो रूठ के बैठ गया है। कोमेजू लागतो नी पाण्याचा शिरकाव झाला की दुसऱ्या दिवशी पहाटेस गोंडस कळ्याचं रूप आपल्याकडे पाहून खुदकन हंसू लागतो। अगले दिन लेखक ने पानी नहीं दिया है, इसीलिए वो मोगरा जो है वो सूख गया है और यहाँ पे रूठ के बैठ गया है। और वो क्या हुआ है कि कोमेजू लागतो मतलब वो सिकुड़ गया है, सूख गया है। नी पाण्याचा शिरकाव, अब यहाँ से नी पाण्याचा शिरकाव झाला की दुसऱ्या दिवशी पहाटेच गोंडस कळ्यांच्या रूपानं आपल्याकडे पाहून खुदकून हंसू लागतो। तो इसका मीनिंग है, जब मैंने उसको पानी दिया तो अब वो बहर गया है, और दूसरे दिन जब अर्ली मॉर्निंग होती है तब उसमें जो मोगरा है उसमें गोंडस मतलब एक खूबसूरत सी छोटी सी कळ्या, मतलब जो कली है उस कली ने अब क्या किया है, तो रूप लिया है, और वो मुझे देखकर खुदकन हंसू लागते। तो वो मुझे देखकर छोटी सी मीठी सी स्माइल कर रही है। अबोला सोडून तो सुगंधाची पाखरं करू लागतो आणि मग जाणू लागतो की इवली इवली झाडांनी वेली देखील किती भावुक असतात। तो अब लेखक कह रहे हैं कि जब मैं उस मोगरे को जब पानी देता हूँ और उसमें से अगले दिन अगली सुबह उसमें छोटी सी कली आती है, और वो कली क्या करती है कि देखकर मुझे हंसती है, और अबोला छोड़ के, मतलब जो मुझसे रूठ के बैठी है वो रूठना छोड़ देती है, मुझसे बात करती है, और मुझे ऐसे लगता है कि इतनी छोटे छोटे जो पेड़ पौधे हैं, जो कलियां है, वो भी कितनी भावुक होती है। अगर कधी मधी थोडीफार रुसली फुगली तरी आपण त्यांची थोडीशी वास्तापूस केली, मतलब लेखक कह रहे हैं कि वो बीच बीच में से हम लोगों से गुस्सा हो जाते हैं, हम लोगों से रूठ के बैठते हैं, क्योंकि हम लोग पानी देना अगर भूल जाए उन पेड़ पौधों को, फूलों को, तो वो क्या करते हैं, हमसे रूठ जाते हैं। फिर वो रूठने के बाद अगर कभी भी हमें जैसे टाइम मिले उस टाइम पे हम लोगों ने उनसे बातचीत की, उन्हें पानी अगर दिया, तो वो क्या कर जाते हैं, तो हमसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मायेने त्यांच्यावरून हात फिरवला, त्यांचा तहानलेला जीव शांत केला की ती देखील ही गोंडस फुलं देऊन आपल्याला केवढा विरंगुळा, केवढा तजेला देऊन जातात। तो लेखक कह रहे हैं कि अगर हमने उन्हें पानी दिया, उनकी प्यास अगर हमने बुझाई, तो वो सुंदर जो पेड़ है, अगर उनका जीव हमने शांत किया, तो वो सुंदर पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं, तो फूल देकर हमें कितना आपल्याला केवढा विरंगुळा, केवढा तजेला देऊन जातात। मतलब वो जो पेड़ है, जो पत्ते हैं, जो फूल है, अगर हमने थोड़ा सा उनके लिए समय निकाला, थोड़ा सा हम लोगों ने उनके लिए टाइम निकाला, और जो फूल पौधे जो है वो सूखे हुए हैं, अगर हमने उन्हें थोड़ा सा पानी दिया, उनका जीव शांत किया, तो वो भी हमें सुंदर सुंदर फूल देकर हमें आनंद देते हैं, नेचर की खुशी हमें महसूस कराते। अब यहाँ तक लेखक ने हमें नेचर के बारे में बताया है, लेकिन अब इस लाइन में लेखक हमसे कह रहे हैं कि आणि मग तुकोबाच्या त्या अभंगाचा खराखुरा अर्थ उकलू लागतो। तो अब लेखक कह रहे हैं कि यहाँ तक तो लेखक ने हमें नेचर का, पंछियों का और खुद में से जो रिलेशन है, जो काल्पनिकता है, वो हमें बताई है। लेकिन अब इस लाइन में लेखक कह रहे हैं कि जो
तुकाराम महाराज जो है तुकोबा उनका जो अभंग है, तो उस अभंग का अर्थ अब लेखक कह रहे कि उस तुकाराम महाराज के अभंग का अर्थ अब मुझे यहाँ पर समझ आ रहा है। तो उन्होंने क्या कहा था, देखिए, त्यांनी वृक्ष आणि वल्ली यांना आपली सोयरीधारी का म्हटलं आहे। तो ऐसे मराठी में कहते हैं कि वृक्षवल्ली आम्हा सगे सोयरे, इसका मीनिंग है कि जो पौधे हैं, जो पेड़ है, तो वो हमारे सच्चे रिश्तेदार है, हमारे सच्चे फ्रेंड है, हमारे सच्चे हमारे सच्चे रिलेटिव है, ऐसे कहा है। यातलं इंगित तर त्यांनी वृक्ष आणि वल्ली यांना आपली सोयरी का म्हटलं असावं, यातलं इंगित उमलू लागतं। अब इसमें से जो सच्चाई है, वो सच्चाई मुझे अब समझ में आ रही है कि तुकाराम महाराज ने क्यों कहा था कि पेड़ और पौधे हमारे सच्चे मित्र हैं, हमारे सच्चे रिश्तेदार है, ऐसे क्यों कहा था, वो अब मुझे समझ में आ रहा है। त्यांच्यातलं आणि आपल्यातलं हे नातं, हे रेशीम बंध आजकालचे नसावे तर ते अदीम असावे। यहाँ तक लेखक हमें बता रहे हैं कि जो नेचर है, जो पेड़ पत्ते हैं, जो पंछी है, उनका त्यांच्यातलं मतलब उनका और आपल्यातलं मतलब हमारा जो नाता, जो रिलेशन है, जो रेशीम बंध है, वो आजकल मतलब आजकल के नहीं है, तर ते अदीम असावे, मतलब ये पिछले जन्म के हैं। नेचर का जो और हमारा जो पेड़ पौधे हैं, जो पंछी है, उनका और हमारा जो रिलेशन है, जो रेशीम बंध है, वो आजकल का नहीं है, ये तो लग रहा है कि पिछले जन्म से ही ये हमारा रिश्ता है, युगायुगांचे असावेत, याची जाणीव उत्कटतेने होऊ लागते। तो यहाँ इस लाइन में लेखक कह रहे हैं कि ये जो हमारा जो रिलेशन है नेचर के साथ, तो वो युग युग से है, और इस बात की जानीव मतलब सच्चाई महसूस कैसे हो रहा है, उत्कटने मतलब इतने अंदर से फीलिंग आ रही है मुझे कि ये जो नाता है नेचर का और हमारा, वो युग युग से है, पिछले जन्म से है। असं नसतं तर आपल्याला त्याची नि त्यांना आपली एवढी अनिवार्य ओढ का बरं लागली असती। अब इस लाइन में लेखक हमें बता रहे हैं, मतलब प्रश्न पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर नेचर का और हमारा रिलेशन अगर पिछले जन्म का, युग युग का अगर नहीं होता, तो नेचर को, उन पेड़ पौधों को, उन पंछियों को और मुझे उनसे मिलने की इतनी अनिवार्य मतलब इतनी आस, इतनी ज़्यादा आस क्यों लगती, मतलब असं नसतं तर आपल्याला त्याची नि त्यांना आपली एवढी अनिवार्य ओढ का बरं लागली असती, मतलब उस नेचर को और हम लोगों को एक दूसरे से मिलने की इतनी आस, इतनी ज़्यादा आस क्यों होती। ऐसे लेखक कह रहे हैं कि ये आस इसीलिए है कि उस नेचर का, उन पेड़ पौधों का, उन पंछियों का, इस सृष्टि का और जो हमारा नाता है, वो युग युग से, ये पिछले जन्म से ही नाता है, ये आज और कल का रिलेशन नहीं है, ऐसे लेखक ने बताया है। लेखक ने ना बच्चों हमें इस लेसन में एक काल्पनिकता बताई है। अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम होता है, अर्ली मॉर्निंग का जो समय होता है, उस समय में नेचर में कैसे बदलाव होते हैं, नेचर में कितनी सुंदरता होती है, नेचर उस टाइम कैसे प्रसन्न होता है, और उस नेचर को देखकर लेखक को जो लगता है, या फिर अर्ली मॉर्निंग में उठकर लेखक जो कृतियाँ करते हैं, जो काम करते हैं, वो सब लेखक ने हमें इस लेसन में बताने की कोशिश की है। चलो बच्चों, यहाँ पर हमारा वीडियो लेसन ख़त्म होता है, वीडियो भी ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा वीडियो देखा इसलिए थैंक यू।